मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम पब्लिक स्कूल रानोली में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बच्चों, आज का जो अपना चैप्टर है वह पोइट्री का फोर्थ चैप्टर है। टाइटल है द सेवन एजेस ऑफ मैन। द सेवन एजेस ऑफ मैन। एज का मतलब यहां पर है अवस्था, स्टेज। मैन, मैन मीन्स मनुष्य, मानव, मानव की 7 अवस्थाएं। ये जो पोएम लिखी गई है ये विलियम शेक्सपियर, जिसको कि अंग्रेजी काव्य का एक महान कवि रचनाकार माना जाता है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा एक रचना थी एज यू लाइक इट। उसमें ये एक डायलॉग है, उस डायलॉग को यहाँ पे पोएम के रूप में लिखा गया है। इसमें विलियम शेक्सपियर हमें ये बताते हैं कि मनुष्य के जीवन की, मानव के जीवन की 7 अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। मनुष्य के जीवन की अलग अलग अवस्थाएं बताई गई। इसमें जन्म से लेकर के मृत्यु तक मनुष्य की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, उन सभी अवस्थाओं के बारे में इस पोएम के माध्यम से आज हमें जानने का प्रयास करेंगे, जानेंगे। 7 मीन्स होता है 7। एज, हालांकि एज के कई अर्थ हैं। एजी, एज मीन्स युग भी होता है, एज मीन्स उम्र भी होता है, एज मीन्स अवस्था, स्ट्रेस भी होता है। और मैन, मैन का मतलब यहाँ पर मनुष्य से है, आदमी, मनुष्य, मानव, मानव के जीवन की 7 अवस्थाएं। पहला स्टेंजा इसका है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। ये यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस के साथ में लिखा गया है, ये इज है। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड women merely players. They have their exits and entrances, and one man in his time plays many parts, his act being 7 ages. क्या कहता है विलियम शेक्सपियर? यहाँ पे कहते हैं ऑल द वर्ल्ड, पूरा संसार, ये पूरी दुनिया, पूरा संसार, इज ए स्टेज, ये पूरा एक स्टेज है, एक मंच है। मंच, रंगमंच वाला मंच, स्टेज, स्टेज जिसपे कई प्रकार के नाटक किए जाते हैं, कई प्रकार के ड्रामास, कई प्रकार के प्ले एक्ट किए जाते हैं, उस स्टेज की बात यहाँ पे कर रहा है। ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, कवि के अनुसार ये पूरी दुनिया, पूरा संसार एक मंच है। उस मंच पर जिस प्रकार से नाटक अभिनीत किए जाते हैं, उसी प्रकार से एक मनुष्य जन्म लेता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक वह कई प्रकार की भूमिकाएं निभा करके जाता है, वही उसकी अवस्था है, उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आप इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो ये ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं, माना गया है। तो यहाँ पे इसमें मेटाफर, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग इसमें है, अर्थात जिसको अपन डायरेक्ट जैसा है उसके विपरीत, उसके अलावा उसको मानते हैं, वहां पे फिगर ऑफ स्पीच होता है रूपक। रूपक यहाँ पे दिया गया है दुनिया को एक स्टेज के रूप में, वर्ल्ड है उसको यहाँ पे क्या बताया गया है, स्टेज। अगर इसमें लाइक या एज के समान ऐसे बताते तो वहां पे कौन सा होता, सिमिली। ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, पूरा संसार एक मंच है। पहली जो प्रथम पंक्ति है उसका हिंदी अर्थ, भावार्थ समझ गए, ये हो गया पूरा संसार एक मंच है, एक स्टेज है। एंड और ऑल द मैन, और सभी मनुष्य, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, MEN मैन लिखा गया है। मैन ये एक वचन है, मैन ये बहुवचन है, प्लूरल है यहाँ पे। वेमेन सारी महिलाएं, वुमन यानी महिला, वुमेन यानी वुमेन महिलाएं, मियरली केवल, MERE मियर होता है, मियर से मियरली बना है, मियरली मीन्स केवल। प्लेयर्स प्ले करने वाले, भूमिका निभाने वाले, प्लेयर मीन्स खिलाड़ी भी होता है, प्लेयर मीन्स भूमिका, रोल प्ले करने वाला, भूमिका निभाने वाला। दूसरी पंक्ति कहती है एंड और ऑल द मैन एंड वुमेन, सभी पुरुष और महिलाएं, मियरली प्लेयर्स, केवल भूमिका निभाने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स हैं। अर्थात जितने भी मनुष्य हैं, पुरुष हो चाहे महिला हो चाहे बच्चे हो, जिन्होंने जन्म लिया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक रोल प्ले करने के लिए आए हैं, प्लेयर हैं, रोल भूमिका निभाने के लिए यहाँ पर इस धरती पर आए हैं। किसी को क्या रोल मिल गया, किसी को क्या रोल मिल गया, कोई क्या काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, जो कोई व्यक्ति जो भी काम कर रहा है वो उसका रोल है, वो रोल लिखा गया पहले और वो उसमें उसको निभा रहा है। इस धरती पे आने के बाद में उसको केवल प्ले कर रहा है। ऐसी
ये एक फिलॉसफी है, ये इसकी एक ऐसी दार्शनिकता है, ये सोचता है गहराई में डूब के, तो डायलॉग के माध्यम से कहता है, यहाँ पे इसको पोइम बना दिया। हालांकि विलियम शेक्सपियर हैं, ये पोइम्स में, कविताओं में सबसे अधिक इन्होंने रचना की है सोनेट। सोनेट द पोइम विच हैव ओनली 14 लाइन्स, वह पोइम जिसमें 14 पंक्तियां होती है। ये जो अपनी पोइम है इसमें भी 2 बार 14 14 28 पंक्तियां हैं, 2 बार इसमें है, तो 2 अलग अलग कट इसमें सोनेट हो सकती है। विलियम शेक्सपियर कहते हैं ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरा संसार एक स्टेज है, पूरा संसार एक मंच है, रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स, और सभी प्रकार के पुरुष और महिलाएं केवल भूमिका निभाने वाले हैं, सिर्फ प्लेयर्स हैं, भूमिका निभाने वाले। दे हैव देयर एग्जिट्स, दे यानी वे, हैव यानी रखते हैं, उनके होते हैं, देयर अपने अपने, एग्जिट निकास द्वार, एग्जिट मींस बाहर निकलना, बाहर जाना, एग्जिट निकास द्वार, बाहर निकलने का रास्ता, एंड एंट्रेस और प्रवेश द्वार। एंट्रेस माने क्या होता है? प्रवेश, एंट्री करना, एंट्रेस। उनके जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं, उनके सबके अपने अपने निकास द्वार है और अपने अपने प्रवेश द्वार हैं। अर्थात जब जिस व्यक्ति का रोल निभाने का समय होता है उसकी एंट्री होती है, और जैसे ही इस संसार में कितनी भी उम्र के बाद में जब उसका रोल खत्म हो जाता है, उसके बाद में वह एग्जिट कर जाता है, वह चला जाता है। तो कवि कहता है दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेसेस, उनके अपने अपने एग्जिट है, अपने अपने जाने के रास्ते हैं, और अपने अपनी जब भूमिका निभाने का वक्त होता है तो आने के, प्रवेश करने के रास्ते हैं। एंड और वन मैन, एक आदमी, इन हिज टाइम, अपने पूरे समय में, टाइम यानी समय, मीन्स लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन में, पूरे समय में एक आदमी, एक मनुष्य प्लेज निभाता है, प्ले यानी निभाना, भूमिका निभाना, प्लेज भूमिका निभाता है। मैनी पार्ट्स, कई, मैनी यानी कई, पार्ट्स यानी भाग, अर्थात कई रोल, कई भूमिका। एक व्यक्ति एक ही भूमिका नहीं निभाता है, एक व्यक्ति कई प्रकार की भूमिका निभाता है। छोटा बच्चा है तो वह एक शिशु है, बड़ा हो गया, स्कूल में जाएगा तो वह एक शिष्य बन गया, एक थोड़ा और स्टूडेंट बन गया, थोड़ा और बड़ा होगा तो उसके बाद में वह जीवन में प्रवेश करेगा, गृहस्थी जीवन प्रवेश करेगा, तो उसके और कई रोल आ गए, और उसके छोटे भाई बहन है तो वह उनका भाई हो गया। उसके बाद में वह आगे शादी करेगा तो पति बन गया, उसके बाद में उसके संतानें होगी तो पिता बन गया, वृद्धावस्था में चला गया तो दादा बन गया। ऐसे उसकी कई प्रकार की भूमिकाएं। ऐसे ही प्रोफेशनल तरीके से कोई व्यक्ति टीचर है, कोई व्यक्ति डॉक्टर है, कोई क्या काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, सबको जो रोल मिले हैं अलग अलग ही, वो अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं, अपने अपने रोल निभा रहे हैं। तो ये कहता है एक व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की भूमिकाएं निभाता है, कई प्रकार के रोल अदा करता है। हिज एक्ट, उसके कार्य, हिज उसके, प्रत्येक व्यक्ति आ गया इसमें, हिज एक्ट, एक्ट मीन्स कार्य, जो एक्शन वो करता है, जो यहाँ पे वो क्या अंग लीला करता है, वो सारी बीइंग उनकी है 7 एजेस, 7 अवस्थाएं। 7 यानी 7 और एज यानी अवस्था, उम्र, यहाँ पे स्टेज है, अवस्था एज, 7 एजेस 7 अवस्थाएं। विलियम शेक्सपियर के अनुसार एक व्यक्ति जितनी भी भूमिका निभाता है उसको यदि बांटे अलग अलग तो 7 अवस्थाएं हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में 7 भूमिकाएं निभाता है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कवि। कवि ये कहता है कि पूरा संसार एक रंगमंच है और जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं वो सब उस पे नाटक करने वाले व्यक्ति हैं। सब उस धरती पर, इस धरती पे आके जन्म लेकर के सिर्फ भूमिका निभाते हैं, और जैसे उनके एंट्री होने का समय होता है तो उनके अपने प्रवेश द्वार है, वो एंट्री करते हैं, धरती पे आते हैं, और जैसे ही उनका रोल समाप्त हो जाता है, भूमिका समाप्त होती है और वो वहां से एग्जिट कर जाते हैं, चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेस मैनी पार्ट्स, और एक व्यक्ति जीवन में कई प्रकार की भूमिका निभाता है, कई प्रकार के रोल प्ले करता है। और अंत में कहता है, इस पंक्ति के अंत में, हिज एक्ट बीइंग 7 एजेस, और उसकी जितनी भी अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं को यहाँ पर 7 मुख्य अवस्थाओं में बांटा गया है। तो सबसे पहले तो इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि पूरा संसार क्या है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पूरा संसार क्या है कवि के अनुसार? कवि के अनुसार पूरा संसार क्या है? ए स्टेज, एक स्टेज है। पूरा संसार क्या है? एक स्टेज है। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। और प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, सभी पुरुष और महिलाएं क्या हैं? सभी पुरुष और महिलाएं ओनली प्लेयर्स हैं,
भूमिका निभाने वाले हैं। उनको जो डायलॉग दिए गए हैं, जो भूमिका दी गई है, वो उतना ही काम करते हैं, उतना निभाते हैं, उसके बाद में चले जाते हैं। और वे अपने अपने एंट्रेस हैं, उनके अपने अपने एग्जिट हैं, अर्थात वे जब उनकी एंट्री होती है इस दुनिया में, वो जो काम उनको दिया गया है उस समय वो आते हैं, काम खत्म होता है, चले जाते हैं। एंड हिज एक्ट बीइंग 7 एजेस, और व्यक्ति कई प्रकार की भूमिका निभाता है, उसमें उसके सारे जितनी भी भूमिकाएं हैं उनको कवि के अनुसार यहाँ पर 7 भागों में बांटा गया है। अब इसमें जो 7 अवस्थाएं हैं, ये इस पोइम का जो मुख्य प्रश्न बन सकता है पूरी का, वो ये है कि 7 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। 7 अवस्थाएं हैं, याद रखना इनको। 7 अवस्थाएं आप गिन करके इनको याद कर सकते हैं। कौन सी अवस्था में व्यक्ति क्या काम करता है ये भी इसमें बताया गया है। पहली अवस्था, सबसे पहली अवस्था होती है इन्फेंट। इन्फेंट मीन्स शिशु, शैशव अवस्था। बच्चा जब बिल्कुल छोटा होता है, शैशव अवस्था में रहता है, तो पहली अवस्था होगी उसकी शिशु, इन्फेंट। सेकंड, दूसरी अवस्था होती है स्कूल बॉय। थोड़ा बड़ा होता है तो बच्चा स्कूल में जाता है, विद्यार्थी के रूप में वह अपनी भूमिका निभाता है, तो उसे कहते हैं स्कूल बॉय। तीसरी अवस्था में जब बच्चा पहुंचता है, स्कूल लाइफ से थोड़ा आगे बढ़ता है, कॉलेज लाइफ की तरफ अग्रसर होता जाता है, तो उसकी अलग एक स्टेज शुरू होती है। उस स्टेज को अपन कहते हैं लवर, प्रेमी, प्रेमी की भूमिका में। उसके बाद में जब वो थोड़ा और बड़ा होता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो चौथी उसकी अवस्था आती है, उसको यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने बांटा है, उसको कहते हैं सोल्जर। एक सैनिक, सैनिक की भूमिका में आता है। सैनिक की भूमिका में वह क्या करता है, किस प्रकार से उसके विचार रहते हैं, किस प्रकार से वह सोचता है, इस बारे में पोएम में बताया गया है। उसके बाद में पांचवी अवस्था आती है, फिफ्थ स्टेज है। फिफ्थ स्टेज में एक जस्टिस बन जाता है। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है, क्या सही है, इस बात का वह थोड़ा जजमेंट करने लग जाता है, फैसला करने लगता है। तो वह एक न्यायाधीश की भूमिका में आ जाता है। जस्टिस, जस्टिस न्यायाधीश, यानी क्या न्यायोचित है, क्या न्यायोचित नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, इसकी उसको समझ हो जाती है। पांचवी अवस्था, छठवीं अवस्था में जब वह अपने कर्म से थोड़ा निवृत्त हो जाता है और थोड़ा सा बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है, तो उस अवस्था को कहते हैं पेंटालून। ये पेंटालून शब्द से बना है, पेंटालून, पेंटालून यानी विदूषक की भूमिका में। और उसके बाद में जो सातवीं अवस्था यहाँ पर बताई गई है, सातवीं और अंतिम जो अवस्था है इस पोइम में विलियम शेक्सपियर के अनुसार, वह अवस्था है, इसको यहाँ पे नाम तो दिया गया है सेकंड चाइल्डिशनेस, यानी दूसरा बचपन, लेकिन उसका नाम हो जाएगा ओल्ड एज, बुढ़ापा, वृद्धावस्था, बुढ़ापा। अंतिम जो अवस्था है वो ओल्ड एज है। ओल्ड एज में व्यक्ति वापस वैसे जैसे शेष अवस्था में होता है उसी प्रकार से दूसरों पे सारे कार्यों के लिए डिपेंड करने लग जाता है। मुंह में दांत नहीं होते हैं, आंखों में रोशनी नहीं होती है, अर्थात वह कुछ भी करने योग्य नहीं बचता है, दूसरों पे डिपेंड रहता है, वो अंतिम अवस्था है। तो इसके पहले स्टेंजा के अनुसार अपन ये पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये शुरू करता है, अपनी फिलॉसफी बताता है कि वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड एक स्टेज के समान है, एक मंच के समान है, हम सब सिर्फ यहाँ पर भूमिका निभाने आए हैं, जैसे जैसे अपना रोल है वैसे वैसे अपन भूमिका निभा के और अंत में वापस ही चले जाते। अब देखिए इसका सेकंड स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा पोइम में लिखा है, एट फर्स्ट द इन्फेंट, अर्थात पहली अवस्था के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। कवि कहता है एट फर्स्ट, सबसे पहले, सर्वप्रथम, द इन्फेंट, सबसे पहली जो उसकी अवस्था है वो इन्फेंट होती है। इन्फेंट यानी शिशु। सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है, जन्म से उसकी अवस्था की शुरुआत होती है, पहली अवस्था उसकी इन्फेंट। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग, म्यूल MEWL, MEW म्यू, बिल्ली की तरह आवाजें निकालना, उसे अपन म्यू कहते हैं। म्यू से एल लग के नई वर्ब बनी म्यूल, अर्थात छोटे बच्चे की तरह रोना। छोटा बच्चा जिस प्रकार से कंटिन्यू रोता है उस प्रकार से यहाँ पे म्यूलिंग, रोते हुए, एंड प्यूकिंग, और उल्टियां करते हुए, उबकाई आना, उल्टी जैसा होना, उल्टियां आना, वॉमिट, उसे प्यूक भी कहते हैं, प्यूक से बना प्यूकिंग। एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म, नर्स, नर्स यानी बच्चे की देखभाल करने वाली महिला, नर्स, बच्चे की देखरेख करने वाली, उसे दूध पिलाने वाली उस महिला जिसे अपन पहले धाय कहते थे, धाय माँ, नर्स देखरेख करने वाली महिला की आर्म्स, आर्म्स यानी बाहें, अर्थात गोदी में। सबसे पहले कवि कहता है एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहली जो अवस्था है वो है शैशव अवस्था, अर्थात एक शिशु की भूमिका में व्यक्ति आता है। और उस समय करता क्या है, प्रश्न ये भी आ सकता है पहली अवस्था कौन सी है, पहली अवस्था है इन्फेंट।
और इन्फेंट जो पहली अवस्था है उसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा देखरेख करने वाली माँ की गोदी में, नर्स की गोदी में दूध पीने के बाद में उल्टियां करता है और वह लगातार रोता है, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म्स। देन तब, ये सेकंड भूमिका है, देन तब जब बच्चा शैशव अवस्था से शिशु भूमिका से आगे बढ़ता है तब वह क्या करता है, देन देन तब द विनिंग, विनिंग यानी शिकायत करता हुआ, शिकायत करके स्कूल जाने वाला, शिकायत करते हुए रोते हुए अनमने मन से जाने वाला स्कूल बॉय, विद्यालय में जाने वाला लड़का होता है। अर्थात विद्यार्थी को अपन स्कूल बॉय कह सकते हैं, स्टूडेंट कह दो, स्कूल जाने वाला छोटा बच्चा है स्कूल बॉय। विथ हिज सैचल, विद यानी साथ में, हिज अपना, सैचल बैग, सैचल मीन्स बैग, बी ए जी बैग, बैग यानी थैला बस्ता, स्कूल का जो बैग है उसी सैचल कहते हैं। तो जब दूसरी अवस्था में बच्चा आता है तो वह एक बैग लेकर के, थैला लेकर के वह विद्यालय में जाता है, उसको जबरदस्ती विद्यालय में भेजा जाता है, शिकायत करते हुए रोते हुए वह आगे जाने वाला स्कूल बॉय होता है। अगर एज के बारे में पूछे तो यहाँ पे दूसरी जो स्टेज है वो हो गई स्कूल बॉय। पहली स्टेज इन्फेंट, दूसरी स्टेज स्कूल बॉय। एंड और शाइनिंग, चमकता हुआ, शाइन यानी चमकना, शाइनिंग चमकता हुआ, मॉर्निंग सुबह का, सुबह के समय का अर्थात मॉर्निंग, सुबह का, फेस चेहरा, बच्चा जब सुबह के समय निकलता है, सूर्य उदय होता है उस समय बच्चा स्कूल निकलता है। एक तो वह दूसरी अवस्था में है, चेहरे पे चमक है, तेज है। दूसरा जब वह सुबह सुबह बैग लेकर के स्कूल के निकलता है तो उसका चेहरा एकदम चमकदार होता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, क्रीपिंग, लेकिन वह स्कूल नहीं जाता है, जाना नहीं चाहता है स्कूल, उसका मन नहीं है, अनमने मन से स्कूल जाता है। तो क्रीपिंग, क्रीप मीन्स क्या होता है, रेंगना, धीरे धीरे इधर उधर घूमते हुए जाना, धीरे धीरे रेंगते हुए जाना, बेल लता होती है उसकी तरह घूमते हुए जाना, क्रीप, क्रीपिंग लाइक स्नेल। यहां पे ध्यान दीजिएगा आप भी, लाइक स्नेल, ये लाइक फिर से यहाँ पे आया, लाइक स्नेल का मतलब है स्नेल की तरह है। स्नेल ये एक समुद्री कीट है जिसको अपन घोंगा कहते हैं। स्नेल समुद्र में ये रेंग रेंग के चलता है, पानी के अंदर रेंग के चलता है, उसे स्नेल कहते हैं। तो छोटा बच्चा है वो भी अनमने मन से स्कूल जाता है, एक स्नेल की तरह वह जाता है, लाइक स्नेल। यहाँ पे लाइक आ गया तो की तरह बताया गया है, उपमा दी गई है, ध्यान रखना। लाइक स्नेल है किसकी तरह, लाइक स्नेल, स्नेल की तरह, अर्थात यहाँ पे सिमिली अलंकार। क्रीपिंग लाइक स्नेल, वह स्नेल की तरह एक चक्कर काटते हुए, गोल गोल घूमते हुए या फिर रेंगते हुए स्कूल में जाता है। अनविलिंगली, अनिच्छा पूर्वक, अनविलिंगली का मतलब है अनिच्छा पूर्वक, विल, विल मानी इच्छा, विलिंगली अपनी इच्छा से, अनविलिंगली अपनी इच्छा से नहीं, अर्थात अनमने मन से। उसकी विद्यालय जाने की कोई इच्छा नहीं होती है, फिर वह स्कूल उसे जाना पड़ता है, टू स्कूल, विद्यालय। ये उसकी दूसरी अवस्था है। दूसरी अवस्था कौन सी, देन द विनिंग स्कूल बॉय, तब वह एक रो रो करके स्कूल जाने वाला, शिकायत करते हुए विद्यालय जाने वाला स्कूल बॉय होता है, और अपने हाथ में उसके एक बैग रहता है, थैला होता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह के समय उसका चेहरा एकदम चमकता है, चमकदार है, लेकिन स्कूल जाने की खुशी उसके चेहरे पर नहीं है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, और वह किस प्रकार से विद्यालय जाता है, एक स्नेल की तरह, एक घोंगे की तरह रेंगते हुए धीरे धीरे कदमों से वह स्कूल जाता है, अनविलिंगली टू स्कूल। और इस प्रकार से वह दूसरी अवस्था में अपनी इच्छा के बिना, अनिच्छा पूर्वक स्कूल में उसे जाना पड़ता है। ये उसकी सेकंड, दूसरी अवस्था है। दूसरी अवस्था यहाँ पे पॉइंट बताता है। अब इसके बाद में तीसरी स्टेज क्या है, तीसरी स्टेज है एंड और देन तब द लवर। और तब तीसरी भूमिका में जब आता है, स्कूल के बाद में जो उसकी अगली भूमिका आती है, स्कूल बॉय के बाद में उसकी अगली भूमिका का नाम है लवर। लवर मीन्स प्रेमी, प्रेम करने वाला, लवर, ये उसकी तीसरी अवस्था है। एंड देन द लवर, और तब वह एक लवर की भूमिका में आता है। साइंग लाइक फर्नेस, फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लाइक फर्नेस है, लाइक स्नेल की तरह, लाइक फर्नेस, फर्नेस यानी भट्टी, भट्टी जिसमें काफी आग धधकती है, आग रहती है, वो फर्नेस, फर्नेस यानी भट्टी। लाइक फर्नेस, वही सिमिली अलंकार इसमें हो जाएगा, लाइक फर्नेस, भट्टी की तरह, उपमा दी गई किसकी, भट्टी, फर्नेस, भट्टी की तरह। साइंग
आहे भरते हुए, साई विष होता है आहे भरना, दुख के कारण, पीड़ा के कारण, तड़पने के कारण जो आहे निकलती है उसको क्या कहते हैं? साई, SIGH, शाई, शाइंग, आहे भरते हुए एक भट्टी की तरह है। अर्थात जब एक व्यक्ति तीसरी अवस्था लवर या प्रेमी की अवस्था में आता है तो वह एक भट्टी की तरह आहे भरता है। विथ ए वोफुल बैलेड, और साथ में वोफुल, वोफुल मीन्स होता है वेदनापूर्ण, वेदनापूर्ण या विरह से बिछुड़ने के बाद में, प्रेमी बिछुड़ने के बाद में जिस प्रकार का दुख महसूस करता है वो दुख से भरा हुआ गाना गाता है। बैलेड, बैलेड किसको कहते हैं? विरह गीत, विरह गीत को बैलेड कहते हैं, काव्य का एक प्रकार है। पोइम्स में कई सारी पोइम ऐसी हैं जो बैलेड टाइप लिखी गई हैं। बैलेड एक विरह गीत, एक प्रेम गीत होता है, जो गाथा होती है कहानी, उसको बैलेड कहते हैं, BALLAD, बैलेड, वुफुल बैलेड। और वह अपनी तीसरी अवस्था में बिछुड़ने के बाद में दुख में भरा हुआ गमगीन होकर के एक वुफुल बैलेड गाता है, अर्थात वह वेदनापूर्ण विरह गीत गाता है। ये उसकी तीसरी अवस्था में है। मैड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, मैड जो बनाया गया, मेक यानी बनाना, मेड यानी बनाया गया, वह गाना, वह गीत बनाया गया था, लिखा गया था टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अर्थात उसकी मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस का मतलब यहाँ पे है प्रेमिका से, मिस्ट्रेस का मतलब यहाँ पे इस जगह है प्रेमिका से। आईब्रो यानी होता है वैसे तो बोहें, यहाँ पे है उसकी शारीरिक रचना, शरीर के अंग, उनसे उसकी जो सुंदरता है, शारीरिक सुंदरता के बारे में जो उसने लिखा था, अपनी प्रेमिका की शारीरिक सुंदरता के बारे में जो लिखा उसने, जो गाना उसने लिखा, वह गीत दुख में होकर के अब वह गाता है। कौन सी अवस्था में गाता है? थर्ड स्टेज में, तीसरी अवस्था में। जब वह तीसरी अवस्था में पहुंचता है तो उसकी भूमिका होती है लवर की, और उस समय वह एक भट्टी की तरह आहें भरता है, और उसके पास में जो गाना होता है उस समय वह दुख भरा गाना होता है, एक विरह से भरा हुआ वेदनापूर्ण गीत वह गाता है। मैड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और वह गाना उसकी प्रेमिका के संदर्भ में, उसकी सुंदरता के संदर्भ में वह लिखा जाता है, वह गाना वह गाता है। तो एक बार फिर से इस पे ध्यान दीजिएगा। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले वह इन्फेंट की भूमिका में आता है, यानी शिशु की भूमिका में आता है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म, ये पहली है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। पहली कौन सी भूमिका है, कौन सा स्टेज है? पहली जो मानव की एज है वो कौन सी है? इन्फेंट है, यानी शिशु अवस्था। उसमें क्या करता है? प्रश्न ये आता है कि पहली अवस्था में व्यक्ति क्या करता है? पहली अवस्था के अंदर व्यक्ति अपनी नर्स, माँ भी कह सकते हैं, धाय माँ कह सकते हैं, अपनी नर्स की गोदी में केवल रोते हुए और उल्टियां करते हुए जीवन व्यतीत करता है। दूध पीने के बाद में बच्चा उल्टियां भी करता है, उल्टियां उस प्रकार से उबकाई लेकर के उल्टियां करते हुए, या फिर वह सिर्फ लगातार कंटिन्यू रोता रहता है, रोता है, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग करते हुए नर्स की आर्म्स में अपना जीवन यापन करता है पहली अवस्था में। ये दोनों प्रश्न आप एकदम दिमाग में रखें। देन द विनिंग स्कूल बॉय, दूसरी अवस्था आ जाती है कि तब वह एक शिकायत करता हुआ स्कूल का लड़का होता है, विद्यार्थी होता है, स्कूल में जाता है। छोटे बच्चे को जब अपने स्कूल सबसे पहले भेजते हैं वह सीधा स्कूल ही नहीं जाता है, वह रो रो के स्कूल जाता है, शिकायत करते हुए स्कूल जाता है। तो उसी प्रकार की उसकी दूसरी भूमिका है। देन द विनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल, और उसके हाथ में एक थैला होता है, सैचल मींस बैग। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल, और अब यहाँ पे दूसरी अवस्था में क्या क्या होता है ये पूछा जा सकता है। दूसरी अवस्था में वह शिकायत करते हुए स्कूल जाता है, हाथ में बैग होता है, सुबह के समय उसका चेहरा एकदम चमकता है, और वह धीरे धीरे किसकी तरह है? स्नेल की तरह, घोंगे की तरह धीरे धीरे रेंगते हुए, क्रीपिंग रेंगते हुए वह स्कूल में जाता है। अनविलिंगली टू स्कूल, क्या उसकी स्कूल वह स्वेच्छा से जाता है, स्कूल जाने की इच्छा होती है? नहीं, उसकी अपनी इच्छा नहीं स्कूल जाने की, उसको स्कूल भेजा जाता है, वह स्कूल जाता है, अनविलिंगली स्कूल जाता है। तो ये दूसरी अवस्था की जो विशेषताएं उनको आप अलग तैयार करना, पहली अवस्था की विशेषताएं हैं उनको आप थोड़ा अलग दिमाग में रखें। अब है थर्ड एंड और देन द लवर, और जब स्कूल से आगे बढ़ता है स्कूल लाइफ के बाद में तो उसकी तीसरी अवस्था प्रारंभ होती है जिसे अपन कहते हैं लवर, प्रेमी की अवस्था। उसमें क्या होता है? साइंग लाइक फर्नेस, भट्टी की तरह। अब इसमें प्रश्न ये हो सकता है हु साइज लाइक ए फर्नेस, एक भट्टी की तरह आहे कौन भरता है? तो आंसर हो जाएगा ए लवर, एक ही लवर, एक प्रेमी भट्टी की तरह आहे भरता है। तो ये इसकी विशेषता भी हो गई कि वह उस अवस्था में किस प्रकार से होता है? भट्टी की तरह। भट्टी यहाँ पे आग के धधकने का, गर्मी का एक प्रतीक है,
लाइक फर्नेस विथ ए वुफुल बैलेड, और साथ में क्या होता है, उसके पास में एक विरह से भरी हुई गाथा होती है, दुख से भरा हुआ वह एक विरह गीत बैलेड गाता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, जो कि उसकी प्रेमिका की सुंदरता के बारे में रचा गया था। यहाँ पे स्पेशली नाम आया आईब्रो, बाकी यहाँ पर उसकी सुंदरता, प्रेमी अपनी प्रेमिका की सुंदरता के बारे में जो गीत उसने लिखा था वह भट्टी की तरह आहें भरते हुए उस विरहपूर्ण गीत को गाता है, उस बैलेड को गाता है। अब इसमें यदि काव्य के हिसाब से कोई प्रश्न बनता है तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर इस स्टंजा में कौन कौन सी जगह है, किन किन शब्दों में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। एक तो यहाँ पे लाइक लिखा है, लाइक स्नेल, जहां पर भी लाइक या एज आता है, आप जानते हैं जहां भी लाइक और एज आता है वहां पर हमेशा सिमिली होता है। तो एक लाइक स्नेल है, एक लाइक यहाँ पे लाइक फर्नेस, भट्टी की तरह है, स्नेल की तरह। तो यहाँ पे जो दो शब्द हैं, इन शब्दों के पहले यहाँ पे दोनों पंक्तियों में, दो लाइनों में सिमिली का प्रयोग किया गया है। ये भी आप अलग से थोड़ा इसमें विशेष ध्यान रखें स्टंजा पढ़ने। अब देखिए चौथी अवस्था, देन ए सोल्जर, देन ए सोल्जर, देन मीन्स तब, सोल्जर यानी सैनिक, तब चौथी अवस्था फोर्थ स्टेज है व्यक्ति की, वह कौन सी होती है, सोल्जर। सोल्जर यानी सैनिक, अर्थात वह एक सैनिक की भूमिका में आता है। सोल्जर से मीन्स ये नहीं है कि कोई बॉर्डर पे जाता है वहां पे सेना में होता है, वह सोल्जर जो अपने समाज में रह करके भी एक सैनिक जैसा कार्य करता है, वीरता या बहादुरी का काम करता है, उस अवस्था को कहते हैं सोल्जर। तब कवि कहता है चौथी अवस्था आती है सोल्जर की अवस्था। सोल्जर मीन्स सैनिक। उस अवस्था में क्या होता है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड। फुल ऑफ यानी भरावा, पूरी तरह से भरावा, स्ट्रेंज अजीब, विचित्र, ऑथ, ऑथ मीन्स होता है शपथ, कसम, सौगंध। और जब व्यक्ति चौथी अवस्था में आता है, एक सैनिक की अवस्था में आता है, तो वह अजीब अजीब सपनों से भरा होता है, अर्थात वह अजीब अजीब कस्में खाता है, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, कई प्रकार की उसमें विचार आते हैं, कस्में खाता है। एंड और बियर्डेड, बियर्ड मीन्स क्या होता है, दाढ़ी, दाढ़ी, बियर्डेड दाढ़ी से युक्त, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता है, लाइक द पार्ट। यहाँ पे फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लाइक द पार्ट, इसका मतलब यहाँ पे लाइक यानी की तरह है, यहाँ पे सिमिली अलंकार हो गया फिर से, किसकी तरह, पार्ड। पार्ड मीन्स होता है लेपर्ड, तेंदुआ, उसी का ये शब्द है पार्ड। तेंदुए की तरह, एक तेंदुए की तरह, पैंथर की तरह उसमें वह दाढ़ी रखता है चौथी अवस्था में आकर के, बियर्डेड लाइक द पार्ड। ध्यान दीजिएगा। देन ए सोल्जर, तब चौथी अवस्था एक सैनिक की अवस्था आती है। उस अवस्था में व्यक्ति एक तेंदुए की तरह बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता है, ये यहाँ पे उपमा दी गई है तेंदुए से, और अजीब अजीब स्ट्रेंज ऑथ से भरा रहता है, अर्थात वह अजीब अजीब शपथ खाता है, सौगंध खाता है, कसम लेता है। जेलस इन ऑनर, और वह सम्मान के लिए जेलस रहता है, ईर्ष्यालु। जेलस मीन्स क्या होता है, ईर्ष्यालु, जेलस यानी ईर्ष्यालु, वह ईर्ष्या करता है किसके लिए, ऑनर, ऑनर यानी सम्मान, रिस्पेक्ट प्राप्त करने के लिए, वह मेडल प्राप्त करने के लिए, वह बहादुरी के लिए जाने जाने के लिए, सम्मान, ऑनर, रेपुटेशन के लिए वह जेलस रहता है। यदि किसी दूसरे सैनिक को कोई पदक मिल गया तो वह उसे ईर्ष्या करता है। इस टाइप की चौथी अवस्था में व्यक्ति के अंदर भावना रहती है, अकॉर्डिंग टू द पोइट विलियम शेक्सपियर। सडन एंड क्विक इन क्वाल, सडन एंड क्विक, सडन माने होता है अचानक, एकदम से सडनली होने वाला, सडन, एंड और क्विक, क्विक माने होता है तेज, क्विक माने तेज, फुर्ती के साथ में, क्विक, क्विकली, इन क्वाल, झगड़ने के लिए, क्वारल मिस होता है झगड़ना, और वह अचानक से कोई व्यक्ति कुछ कहता वो गलत है या सही है, ये सोचने विचारने का उसके पास में इस अवस्था में कोई मानस नहीं रहता है, वह तुरंत और फुर्ती के साथ में अचानक से झगड़ने के लिए, झगड़ा करने के लिए भी तैयार रहता है चौथी अवस्था में, सोल्जर की अवस्था में। सीकिंग, सीक मिस होता है तलाश करना, सीकिंग तलाश करते हुए, द बबल रेपुटेशन, बबल बुलबुला होता है, उसको बबल कहते हैं, पानी के अंदर बुलबुला, एक छोटा, बुलबुले का जीवन बहुत कम है, क्षणिक जीवन है, तो उस क्षणिक रेपुटेशन, रेपुटेशन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, रेपुटेशन माने क्या होता है, प्रतिष्ठा, इज्जत है, सम्मान, ऑनर, ऑनर है, सम्मान है, थोड़ी सी देर की जो इज्जत है, प्रतिष्ठा है, उस बुलबुले के समान प्रतिष्ठा को तलाश करने के लिए, ढूंढने के लिए भी, इवन इन द कैनन्स माउथ, इवन भी, कैनन, कैनन मीन्स क्या होता है, तोप, जिसे गोले बरसाए जाते हैं, तोप कैनन, कैनन से माउथ, माउथ मीन्स होता है मुंह,
और तोप के सामने जाने पर जिस प्रकार से इंसान जिंदा नहीं रहता है, ऐसे ही वह यहाँ पे ये सबसे बड़े खतरे का प्रतीक है कैनन्स माउथ। लेकिन वह एक बुलबुले के समान प्रतिष्ठा, क्षणिक थोड़ी सी देर की प्रतिष्ठा या इज्जत प्राप्त करने के लिए एक तोप के मुंह में जाने के लिए भी तैयार रहता है। कौन सी अवस्था में तैयार रहता है? चौथी अवस्था में। ये इस पोएम का एक विशेष इंपॉर्टेंट स्टेंजा है जिसमें चौथी अवस्था सैनिक की अवस्था के बारे में बताया गया। थोड़ा सा फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ये भी आ सकता है कि कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसमें इंसान तेंदुए की तरह दाढ़ी रखता है या फिर वह अजीब अजीब कस्में खाता है। तो इसमें ऐसा हो जाएगा, सोल्जर की ऐसी अवस्था है जिसके अंदर वह अजीब कसम खाता है और एक तेंदुए की तरह बड़ी दाढ़ी रखता है और वह सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों से जलता है, ईर्ष्या करता है और किसी भी व्यक्ति से झगड़ा करने के लिए तुरंत और तात्कालिक प्रभाव से क्विक वह झगड़ा कर सकता है, सीकिंग द बबल रेपुटेशन। और वह एक बुलबुले के समान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, रेपुटेशन प्राप्त करने के लिए, यहां तक कि एक तोप के मुंह में जाने के लिए भी रेडी रहता है, तैयार रहता है। तो चौथी अवस्था है, ये इस प्रकार से ये जोश का प्रतीक है। ये ऑनर प्राप्त करने के लिए, रेपुटेशन प्राप्त करने के लिए, समाज में अपनी इज्जत प्राप्त करने के लिए सैनिक जैसी भूमिका में व्यक्ति चौथा पार्ट निभाता अपने जीवन का, सोल्जर। अब देखिए इसका अगला स्टेंजा पांचवा है। पांचवी अवस्था में व्यक्ति आता है तो क्या होता है? एंड देन द जस्टिस, और एंड मीन्स और, देन तब द जस्टिस, और तब वह एक जस्टिस की भूमिका में आता है। जस्टिस मीन्स न्यायाधीश। न्यायाधीश एक जज शब्द भी होता है, जज यानी न्यायाधीश, वह जो कोर्ट में बैठ के जजमेंट देता है। और जस्टिस गलत क्या है, सही क्या है, इसका फैसला जो व्यक्ति बाहर भी रह के भी कर सकता है, उसे अपन जस्टिस कहते हैं, जस्टिस। तो पांचवी अवस्था में जब व्यक्ति आता है तो वह एक जस्टिस की भूमिका में आता है, एक न्यायाधीश की भूमिका में आता है। न्यायाधीश की भूमिका में आने के बाद में उसकी शारीरिक संरचना कैसी हो जाती है, फिजिकली वह कैसा दिखने लगता है, ये पांचवी अवस्था में यहाँ पे विलियम शेक्सपियर हमें बताते हैं। इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैपन लाइन। फेयर राउंड बेली का मतलब है अर्थात फेयर राउंड गोल मटोल, फेयर यानी अच्छी तरह से, राउंड यानी गोल, अर्थात गोल मटोल, एकदम गोल। बेली, बेली मीन्स होता है पेट। हालांकि स्टमक, स्टमक यानी पेट, जो पूरा पेट है आंतरिक रूप से उसे अपन कहेंगे, और बाहर जो तोंदयुक्त पेट है उसे अपन कहेंगे बेली। फेयर राउंड बेली विथ गुड कैपन लाइन। गुड कैपन, गुड यानी अच्छा, कैपन किसको कहते हैं? मुर्गे के मांस, मुर्गा चिकन। लाइन, गुड कैपन लाइन अर्थात अच्छे अच्छे मुर्गों का मांस खा करके उसकी पेट तोंद नुमा हो जाता है, उसका पेट गोल मटोल हो जाता है। ये उसकी शारीरिक रचना होती है। यहाँ पे ध्यान देना, ये गुड कैपन शब्द यहाँ पे इसलिए काम में लिया गया है क्योंकि उस समय में वहां पर रिश्वत के रूप में जो मुर्गे दिए जाते थे उनको खा खा करके, और जो पांचवी अवस्था के जस्टिस थे उनका पेट गोल मटोल हो जाता था। उस संदर्भ में ये ऐसा लिखा गया है। विद आईज सिवियर, आंखें उसकी गंभीर हो जाती हैं। पांचवी अवस्था में आने के बाद में व्यक्ति की आंखें कैसी हो जाती हैं? आईज, आंखें, सिवियर, गंभीर, अर्थात उसके चेहरे पर, उसकी आंखों से गंभीर प्रकार के एक्सप्रेशन प्रकट होते हैं, गंभीरता आ जाती है। एंड और बेयर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और दाढ़ी उसकी फॉर्मल कट वाली होती है, अर्थात जिस प्रकार से वह ऑफिस में जाता है और वह दाढ़ी को जिस प्रकार से ट्रिम करके जाता है, बनवा के जाता है, ऐसा कट उसका एकदम फॉर्मल कट वाली वह बियर्ड रखता है। बियर्ड मीन्स दाढ़ी। फुल ऑफ वाइज साज, फुल ऑफ यानी भरा हुआ, वाइज यानी बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता से, और साज मिस होता है प्रोवर्ब्स, सेइंग्स, कहावतें, अर्थात उसके पास में अच्छी अच्छी और बुद्धिमानी से भरी हुई कहावतों का एक खजाना होता है। खूब सारी उसके पास में कहावतें होती हैं। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और वह आधुनिक उदाहरण देता है। मॉडर्न, मॉडर्न मीन्स आधुनिक, आजकल के वर्तमान में जो चल रहे हैं इस प्रकार के वह एग्जाम्पल लाता है। इंस्टेंस, इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल यानी उदाहरण। एंड और सो, इस प्रकार ही प्लेज हिज पार्ट, इस प्रकार वह अपनी पांचवी भूमिका निभाता है। प्ले हिज पार्ट, अपनी भूमिका निभाता है, और इस प्रकार से वह पांचवी भूमिका का निर्वहन करता है। अब इसके बाद में छठवीं अवस्था में जब वह प्रवेश करता है तब क्या होता है? द
सिक्स्थ एज, छठवीं अवस्था शिफ्ट, बदल देती है। शिफ्ट मीन्स क्या होता है? परिवर्तित करना, बदलना। उसे बदल देती है किसमें? इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। इनटू द लीन, लीन यानी दुबला पतला, शारीरिक रूप से जो बिल्कुल दुबला पतला है उसे क्या कहते हैं? लीन कहते हैं। एंड स्लीपर्ड, और स्लीपर्ड मीन्स चप्पल पहन करके, स्लीपर, स्लीपर्स मीन्स चप्पलें, स्लीपर्ड चप्पलों से युक्त। पेंटालून, पेंटालून शब्द ये पेंटालोन से बना है, PANTALON, पेंटालून यानी जोकर, जो विदूषक है। और पेंटालून का दूसरा अर्थ पतलून होता है, अर्थात उसकी पतलून बिल्कुल ढीली ढाली वह पहनता है छठवीं अवस्था में आने के बाद में, और वह एक विदूषक या जोकर के समान दुबला पतला दिखाई देने लगता है, ढीले ढाले कपड़े पहन करके, और एक जोकर के समान लगता है। विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, नाक के ऊपर चश्मा पहनने लग जाता है। स्पेक्टेकल्स मीन्स चश्मा, ग्लासेस, ये हमेशा जिसमें दो या दो से अधिक पार्ट होते हैं बहुवचन में लिखे जाते हैं इंग्लिश में। स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, नाक पे, अर्थात उसकी नजर भी इस अवस्था में आते आते कमजोर हो जाती है और वह अपनी आंखों पर चश्मा पहनने लग जाता है। एंड पाउच ऑन साइड, पाउच का मतलब थैला थैली, ऑन साइड बगल में। इसका एक अर्थ यह है कि वह अपने साथ में कोई थैला भी रखता है, और दूसरा अर्थ है उसकी शारीरिक रचना के बारे में, अर्थात वह आंखों पर चश्मा लगाता है और आंखों के साइड में एक थैली नुमा जगह बन जाती है, त्वचा लटक जाती है, ऐसी जगह वहां पर बन जाती है। तो इसमें पांचवी अवस्था और छठवीं अवस्था के बारे में बताया गया है। पांचवी अवस्था कौन सी अवस्था होती है? फिफ्थ स्टेज कौन सी है? जस्टिस, अर्थात न्यायाधीश की भूमिका में, और उसमें खूब सारा शारीरिक परिवर्तन आता है, ऐसा इसमें कहा गया है। और छठवीं अवस्था में फिर से उसका शरीर वापस कमजोरी का प्रतीक होता है, और वह छठवीं अवस्था में एक पेंटालून यानी एक विदूषक या जोकर जैसी भूमिका में आ जाता है। आंखों पे चश्मा पहनता है, पैरों में चप्पलें पहनता है, एकदम दुबला पतला हो जाता है। ये उसकी सिक्स्थ, छठवीं अवस्था के विशेष। और छठवीं अवस्था में देखो क्या होता है? हिज, उसका यूथफुल होज, होज मीन्स एक बड़ा जुराब, होज जो घुटने तक का लंबा जुराब है, होज, होज मीन्स वैसे नाला नाली भी होता है, उसी प्रकार से होज अर्थात एक बड़ा घुटने तक का लंबा जुराब है। वो भी कब का? यूथफुल, यूथ यानी युवावस्था, वह अपनी युवावस्था का, जवानी के समय का पहनने वाला रखा गया बड़ा जुराब, होज यानी जुराब, वेल सेव्ड, अच्छी तरह से बचा करके रखा गया। वेल यानी अच्छी तरह से, सेव मीन्स होता है बचाना, वेल सेव्ड यानी अच्छी तरह से बचा करके रखा हुआ। हिज यूथफुल हॉज वेल सेव्ड, ए वर्ल्ड टू वाइड। अब यहां से यहां तक की जो पंक्ति है, इस फ्रेज में आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? ए वर्ल्ड, एक संसार, टू वाइड, जितना बड़ा, टू वाइड, यहाँ पे वाइड, वाइड का मतलब विशाल, चौड़ा, बड़ा, अधिक बड़ा। तो इसमें यह कहा गया है कि जब वह छठवीं अवस्था में पहुंचता है तो अपनी युवा अवस्था में अच्छी तरह से बचा करके रखे गए घुटनों तक के लंबे जुराब को वह पहनता है, और उस समय वह जुराब उसके लिए इतना बड़ा हो जाता है जितना कि संसार। तो इसमें बात को बड़ा चढ़ा करके कहा गया है, तो फिगर ऑफ स्पीच इसमें हो जाएगा हाइपरबोल। हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसमें यहाँ पे ए वर्ल्ड टू वाइड, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे हाइपरबोल हो गया, संसार के जितना बड़ा जुराब हो गया, ऐसा कवि यहाँ पे कहता है। वह पुराना जुराब उसके लिए इतना बड़ा हो गया, उसको उसने अब तक बहुत अच्छे से बचा करके सेव करके रखा है। फॉर हिज श्रंक सैंक, तो यहाँ पे ध्यान रखना, श्रंक सिकुड़ी हुई, सैंक, शैंक किसको कहते हैं? घुटने के नीचे का जो पैर है उसके पिछले भाग यानी पिंडली, घुटने के पिछले भाग को अपन क्या कहते हैं? सैंक कहते हैं, जहां तक जुराब पहना जाता था, सैंक। श्रंक, अब वह सिकुड़ गई, श्रिंक यानी सिकुड़ना, अब वह सिकुड़ गई, और वह उसकी सिकुड़ी हुई सैंक के लिए यानी पिंडली के लिए, उसकी सिकुड़ी हुई पिंडली के लिए वह जुराब अब इतना बड़ा हो गया जितना कि संसार। इसमें अतिशयोक्ति का प्रयोग है, ये ध्यान रखना। एंड हिज, और उसकी बिग, बड़ी, मैनली, मैनली यहाँ पे ध्यान रखना, मैन से बना है, एम एन मैन, आदमी, मैनली, आदमी की तरह। वॉइस, वॉइस यानी आवाज, वॉइस मीन्स क्या होता है? आवाज, वॉइस साउंड यानी ध्वनि, वॉइस आवाज,
आवाज कैसी हो गई उसकी, बिग मैनली वॉइस। और पहले जो उसकी आवाज थी पांचवी अवस्था तक, पांचवी अवस्था में उसकी बड़े आदमी के जैसी भारी आवाज होती थी, वह आवाज फिर से बदल गई, टर्न, टर्न यानी बदलना, टर्निंग, बदलती हुई, बदल गई, अगेन, दोबारा से, अगेन यानी पुनः, दोबारा से, टुवर्ड यानी की तरफ, की तरफ, किसकी तरफ बदल गई, किसके समान हो गई अब, चाइल्डिश, बच्चे के जैसी, चाइल्ड यानी बच्चा, चाइल्डिश बच्चे के जैसी, बचकानी अर्थात पतली। ट्रेबल पाइप्स, ट्रेबल पाइप्स का मतलब है पतली आवाज, ट्रेबल पाइप्स यानी पतली आवाज। जब वह पांचवी अवस्था में था उसकी भारी भरकम आवाज थी, एक आदमी के जैसी आवाज थी। वह जैसे ही छठवीं अवस्था में प्रवेश करता है, एक पेंटालून की अवस्था में आता है छठवीं अवस्था में, तो उसकी आवाज फिर से बच्चे के जैसी बड़ी हो जाती है, बच्चे के जैसी पतली हो जाती है। ट्रेबल, ये साउंड में आप काम में लेते हैं, ट्रेबल है, बेस है, तो बेस का अपोजिट ट्रेबल। एंड और विसल्स इन ही साउंड, और जब वह व्यक्ति छठवीं अवस्था में पहुंचता है और बोलता है, बात करता है, तो उसकी साउंड में विसल बजती है। साउंड यानी ध्वनि, साउंड यानी ध्वनि, उसकी ध्वनि में विसल, विसल बजती है, अर्थात पतली आवाज हो जाती है। बोलता है ऐसा लगता है सीटी बजती है, विसल मीन्स सीटी बजाना, सीटी बजना, और उसकी आवाज एकदम पतली हो जाती है। तो ये छठवीं अवस्था की विशेषताएं हैं, इसमें विशेषताएं ज्यादा हैं, इसलिए ये आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। प्रश्न ये आ जाए कि छठवीं स्टेज कौन सी है, सिक्स्थ स्टेज में क्या होता है, सिक्स्थ स्टेज की क्या विशेषताएं हैं, तो ये आपको पूरा दिमाग में रखना है। छठवीं अवस्था होती है पेंटालून, किसकी अवस्था होती है, पेंटालून, विदूषक जोकर के समान व्यक्ति हो जाता है, और उस समय वह नाक पे चश्मा पहनता है, साइड में उसकी त्वचा पूरी लटक जाती है, और वह पैरों में चप्पलें पहनता है, एक जोकर के समान वह लगने लग जाता है, और अपनी युवावस्था का, जवानी के समय का अच्छी तरह से बचा करके रखे गए जुराब को वह काम में लेता है, लेकिन वह उसकी अब सिकुड़ी हुई पिंडली के लिए जुराब संसार के समान जितना बड़ा हो जाता है। ये आप इसमें अतिशयोक्ति लगा करके लिखा गया है। और उसकी जो बड़े व्यक्ति जैसी आवाज है वह वापस चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स के रूप में बदल जाती है, बच्चे के समान पतली आवाज में बदल जाती है, और जब भी वह बोलता है तो उसकी साउंड में विसल बजती है, अर्थात सीटी की आवाज निकलती है। ये छठवीं अवस्था है। अब इस पोइम का अंतिम स्टेज और अंतिम स्टेंजा क्या कहता है, लास्ट सीन ऑफ ऑल, लास्ट सीन, अंतिम दृश्य, जीवन का भी है, पोइम का भी है, और ये जीवन की जो अवस्थाएं हैं उसमें सातवीं अवस्था है, इसलिए जीवन का भी ये अंतिम सीन होता है। सीन यानी दृश्य, लास्ट यानी अंतिम, ऑफ ऑल, इन सब में, इन सारी अवस्थाओं में, सारे दृश्यों में, जीवन की सभी अवस्थाओं में अंतिम सीन, अंतिम दृश्य क्या होता है, दैट, जो कि एंड, समाप्त कर देता है। ई एंड डी, एंड मींस क्या होता है, समाप्त करना। दिस इज स्ट्रेंज, अजीब, स्ट्रेंज यानी अजीब, विचित्र, इवेंटफुल, इवेंट यानी घटना, इवेंटफुल यानी घटनाओं से भरा हुआ, घटनाओं से भरा हुआ, हिस्ट्री, इतिहास, हिस्ट्री यानी इतिहास, और मिस्ट्री यानी रहस्य। और अंतिम दृश्य अर्थात सातवीं और अंतिम अवस्था, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। जीवन की लास्ट स्टेज कौन सी है, अंतिम अवस्था कौन सी है, अंतिम अवस्था की विशेषताएं कौन सी है, तो इस पूरे स्टंजा को आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। अंतिम अवस्था कौन सी है, अकॉर्डिंग टू द पोइट, यहाँ पे सेकंड चाइल्डिशनेस लिखा है, ये अपन एकदम सही आंसर लिखेंगे, सेकंड चाइल्डिशनेस, दूसरा बचपन, और वैसे इसको अपन सीधे लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, ओल्ड एज, बुढ़ापा, वृद्धावस्था। तो सातवीं अवस्था जीवन का अंतिम अवस्था, जीवन की अंतिम अवस्था है, उसमें अपना जो जीवन अब तक का घटनाओं से भरा हुआ जो ऐतिहासिक जीवन है वो सब यहाँ पर समाप्त हो जाता है, जिसे अपन कहते हैं सेकंड चाइल्डिशनेस, दूसरा बचपन। अर्थात यहाँ पर सातवीं अवस्था में, बुढ़ापे में जाकर के उसी प्रकार की गतिविधियां होती हैं जो बचपन में होती है। एंड मियर ऑब्लिवियन, मियर यानी केवल, ऑब्लिवियन विस्मृति, भूल जाना, और सब कुछ वह भूल जाता है। वृद्धावस्था में व्यक्ति पहुंचता है तो वहां पे केवल विस्मृति बचती है, किसी प्रकार की कोई याददाश्त नहीं रहती है, विस्मृति, ओनली मियर ऑब्लिवियन, सिर्फ विस्मृति रहती है। सेंस, सेंस का यहाँ पे अर्थ है विदाउट, विदाउट यानी के बिना, विदाउट यानी के बिना। सेंस टीथ, सेंस आईज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग,
यहाँ पे ये सेंस शब्द ये 4 बार रिपीट है, इसमें रिपीटेशन है। ये पोइम में इस बात को एम्फेसाइज करने के लिए और अधिक बल देने के लिए अपन रिपीटेशन का प्रयोग करते हैं। रिपीटेशन का प्रयोग क्यों किया जाता है? किसी चीज को बार बार दोहराएंगे तो उस बात पे बल पड़ता है, जोर पड़ता है। इसलिए यहाँ पर सेंस जो वर्ड है जिसका अर्थ है विदाउट के, बिना, उसको 4 बार लिखा गया है। सेंस टीथ, ये भी अपने को लिखना है। यदि प्रश्न आए कि 7वीं अवस्था में व्यक्ति की संरचना में क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या होता है, तो उस समय टीथ, टीथ यानी दांत, ये प्लूरल है, टीथ दांत, सेंस यानी के बिना, दांतों के बिना, अर्थात 7वीं अवस्था में उसके दांत नहीं होते हैं। सेंस आईज, आंखों के बिना, अर्थात 7वीं अवस्था में, अंतिम अवस्था में, बुढ़ापे में आंखों में रोशनी नहीं रहती है। सेंस टेस्ट, टेस्ट मानी यहां पर है स्वाद, रुचि, रुचि वाला टेस्ट है सेंस टेस्ट, और उसकी किसी कार्य के प्रति, किसी काम में कोई रुचि नहीं रहती है, न उसको खाने का कोई स्वाद रहता है। सेंस एवरीथिंग, और कुछ नहीं रहता है। एवरीथिंग, सब कुछ, सारी घटनाएं आ गई, सारी चीजें आ गई। सेंस एवरीथिंग यानी सब चीजों के बिना। सेंस एवरीथिंग मीन्स नथिंग, विदाउट एवरीथिंग कह सकते हैं, नथिंग कह सकते हैं। अर्थात 7वीं अवस्था में पहुंचने के बाद में कुछ घटित नहीं होता है, ऐसा कवि यहां पर कहना चाहता है। तो एक बार आप इसको यहां से फिर से ध्यान दीजिएगा। 7th जो इसकी अपनी स्टेज है, 7वीं अवस्था, जिसको लास्ट सीन भी कहते हैं, अंतिम दृश्य कहते हैं। अंतिम अवस्था कौन सी अवस्था होती है? ओल्ड एज, अंतिम अवस्था है बुढ़ापा, जिसको अपन यहाँ पे पोएम के अकॉर्डिंग कहते हैं सेकेंड चाइल्डिशनेस, अर्थात दूसरा बचपन। एक बचपन जो इन्फेंट वाला है, उसके बाद में दूसरा बचपन जब आता है, बुढ़ापे को कहते हैं सेकेंड चाइल्डिशनेस कहते हैं। और जैसे ही बुढ़ापा आता है, अब तक का जो अजीब अजीब, विचित्र विचित्र घटनाओं से भरा हुआ अपना इतिहास की हिस्ट्री होता है, उसका एंड हो जाता है, उसकी समाप्ति हो जाती है, और ये दूसरा बचपन कहलाता है। इस समय केवल विस्मृति रहती है, ऑब्लिवियन यानी विस्मृति होती है। सेंस टीथ, सेंस आईज, सेंस टेस्ट एंड सेंस एवरीथिंग। और इस अवस्था में पहुंचने के बाद में न दांत होते हैं, न आंखों में रोशनी रहती है, न रुचि रहती है, अर्थात किसी प्रकार की कोई इंटरेस्ट, रुचि नहीं होता है, और कुछ नहीं होता है, कोई घटनाएं नहीं घटती हैं। इस प्रकार से 7 अवस्थाएं आपको दिमाग में रखनी है। अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, अकॉर्डिंग टू द पोइट, 7 एजेस ऑफ मैन, आदमी की 7 अवस्था। एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे कौन कौन सी अवस्था है। पहली अवस्था होती है इन्फेंट, दूसरी अवस्था होती है स्कूल बॉय, तीसरी अवस्था होती है लवर, चौथी अवस्था होती है सोल्जर, 5वीं अवस्था होती है जस्टिस, और 6वीं अवस्था होती है पेंटालून, और लास्ट जो अवस्था होती है जिसको अपन सेकंड चाइल्डिशनेस कह सकते हैं, या ओल्ड एज भी कह सकते हैं, बुढ़ापा भी कह सकते हैं। अब इनमें कौन सी अवस्था में किस प्रकार से क्या क्या घटनाएं घटती हैं, ये भी आपको पोएम के अनुसार याद रखना होगा। धन्यवाद।